सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का मानना है कि जो पूरे देश में इस समय हिंसा फैली हुई है या जो उदयपुर में हुआ है, इसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और नूपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए पब्लिकली। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये तो जज साहब जाने। उन्होंने सही बोला कि गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सही बोला होगा। अब सही बोला या गलत बोला इसका तो आप भी तय कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आखिर क्या कारण है कि एक कानून मुख्यमंत्री को शक्ति देता है कि वो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले ले। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने वापस लिया था। एक कानून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग व्याख्या करता है, हाई कोर्ट अलग व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अलग व्याख्या करता है। अगर वो कानून बिल्कुल क्लियर हो, अच्छी तरीके से डिफाइन हो, तब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी अलग व्याख्या करता है, हाई कोर्ट अपनी अलग व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अलग व्याख्या करता है। अगर कानून एक है फिर तो व्याख्या भी एक होनी चाहिए। अगर व्याख्या एक नहीं हो रही है तो या तो जज साहब की जो काबिलियत है उसमें अंतर है, और या तो कानून इतना घटिया है कि उसको जो मन करता है उसके हिसाब से व्याख्या कर लेता है। काफी दिन से आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों कहता हूं कानून घटिया है, कानून घटिया है, और आज आपको मैं बताता हूं कि ये जो हुआ है आज, इसका भी कानून से ही संबंध है। सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सेम मैटर पे, सेम इशू पे अगर मल्टीपल एफआईआर हो रही है कई सारे राज्यों में, तो उसको क्लब करके एक जगह जांच होनी चाहिए। ऐसा अमिश देवगन केस में भी हुआ था, एक दो केस में और भी हुआ है। लेकिन नूपुर शर्मा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये तो जो हुआ है उदयपुर में जो हुआ या देश में जो माहौल टेंशन है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। कानून में ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। किस कानून को यूज करके जज साहब ने बोला, किस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट को यह समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई थी, तो या तो सुप्रीम कोर्ट एक दो जगह पुलिस की एफआईआर जो एनआईए जांच कर रही है उनकी इनपुट मंगा लेती, एनआईए से एक जो है स्टेटस रिपोर्ट मंगा लेती, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना एक पूरा एक डिसाइड कर लेती कि हाँ भाई ठीक है, इसमें नूपुर शर्मा जिम्मेदार है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो एनआईए की रिपोर्ट मंगाई नहीं, राजस्थान सरकार से पूछा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा नहीं, किसी से पूछा नहीं। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूरा अपना एक माइंड मेकअप किया, वो अखबार पढ़ने के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदी अखबार पढ़ते नहीं हैं, हिंदी के न्यूज चैनल देखते नहीं है, सामान्यतया वो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, और वही वाला अखबार पढ़ते हैं जिसने 2 दिन पहले कहा था कि कस्टमर गया और कन्हैया का मर्डर कर दिया। आपको याद होगा एक अखबार ने हेडलाइन फ्रंट पे छापा था, कस्टमर आया और कन्हैया का मर्डर किया। उस अखबार को यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वो कस्टमर कौन था और क्यों मर्डर किया, उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। वो उस अखबार नहीं छापा, और वही अखबार इस देश के सारे एलिट क्लास के लोग पढ़ते हैं। मेरा तो केवल इतना कहना है, और मैं कहते कहते थक भी गया हूं, और थक क्या बल्कि अब थकने के बाद मैं हताश और निराश भी हो गया हूं। मैं पूरे रिसर्च के बाद अपनी जितनी मेरी कानून की समझ है, जितना मुझे संविधान की समझ है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं कि जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक मनमर्जी चलेगी। मंत्रियों की मनमर्जी भी चलेगी, विधायकों की मनमर्जी चलेगी, और जजों की भी मनमर्जी चलेगी। मंत्री जब मन करेंगे वो बोलेंगे कि उनको दंड नहीं मिलेगा, सांसद जो मन करेंगे वो बोलेंगे उनको दंड नहीं मिलेगा, और जज भी जो मन करेंगे वो बोलेंगे क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
जज की अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कानून नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज किसी को फांसी दे दे, हाई कोर्ट का जज उसको माफ कर दे और सुप्रीम कोर्ट का जज दोबारा फांसी दे दे, तब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से सवाल नहीं करेगा कि आपने इसको माफ क्यों कर दिया था। अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कानून नहीं है और न उस दिशा में एफर्ट किया जा रहा है। हर जगह अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, लेकिन जुडिशरी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो न्याय दे दें, उस न्याय में खामी है तो ठीक है, ऊपरी अदालत ठीक कर देगी, लेकिन जज को कोई पनिशमेंट। आपने कभी सुना कि हाँ गलत फैसले के कारण किसी जज को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया, उसकी नौकरी ली गई? कौन नहीं जानता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। लेकिन चलिए वो तो अलग विषय है। आजकल हम आज के नूपुर शर्मा की बात करते हैं। अगर वास्तव में आप चाहते हैं इस देश का भला हो, आप चाहते हैं इस देश में अराजकता खत्म हो, इस देश में जजों की मनमर्जी खत्म हो, सांसदों की मनमर्जी खत्म हो, विधायकों की मनमर्जी खत्म हो, सत्ता का दुरुपयोग खत्म हो, पुलिस ठीक से जांच करे, पुलिस ठीक से इंडिपेंडेंट होके इन्वेस्टिगेशन करे, लोगों को जल्दी से न्याय मिले, तो प्लीज आप अंग्रेजी कानूनों को बदलने की मांग करिए। कन्हैया मारा गया, उसके बाद क्या हुआ? जो हुआ वो कमलेश तिवारी के मर्डर के बाद भी हुआ था। कमलेश तिवारी के मर्डर के बाद भी कैंडल मार्च हुआ था। कमलेश तिवारी के मर्डर के बाद भी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई थी, फेसबुक पे पोस्ट लिखी गई थी, उनको उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई थी। जो कुछ अभी कन्हैया में हुआ है, कन्हैया में भी यही हुआ है। ट्विटर ट्रेंडिंग हुई है, कैंडल मार्च हुआ है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, फांसी देने की मांग किए हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है हम कभी सोचते नहीं। आप मुझे बताओ किसके मर्डर के बाद फांसी हुई? कन्हैया के मर्डर के बाद फांसी हुई, रिंकू शर्मा के मर्डर के बाद फांसी हुई, अंकित शर्मा के मर्डर के बाद फांसी हुई, दिलवर नेगी के मर्डर के बाद फांसी हुई, या ऐसे साउथ, मैंने तो केवल नॉर्थ इंडिया का नाम लिया, साउथ इंडिया में केरल में रोज मारे जा रहे हैं, पीएफआई के जिहादी रोज मारते हैं, हुई किसी को फांसी? अरे हमारे पास एक कानून है 302 का, मर्डर का, बस ये कह रहा है कि मर्डर होगा तो आपको सजा मिलेगी। इसका मतलब अगर रोड रेज हो जाए, सड़क पे दो लोगों की गाड़ी टकरा जाए, उसमें से कोई एक आदमी रिवॉल्वर से मार दे तो वो भी 302 का ही मुलजिम हुआ। और ये जो कन्हैया को मारा ये भी 302 का मुलजिम है। हमारे पास जिहाद के लिए अलग से कानून नहीं है, इंसाइटमेंट के लिए अलग से कानून नहीं है, लोगों को भड़काने के लिए अलग से कानून नहीं है। जब हमने संविधान में अपने कानून में जिहाद को डिफाइन नहीं किया, जिहाद के लिए कानून नहीं बनाया, इस तरीके से मोटिवेटेड मर्डर करने पे फांसी के लिए कानून नहीं बनाया, तो फांसी होगी कैसे? रेरेस्ट ऑफ रेयर क्या होगा ये कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। ये जज की मर्जी पे है। जज जिसको चाहे उसको रेरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जिसको न चाहे उसको न माने। तो हमने सब कुछ तो जज की मर्जी पे छोड़ा हुआ है। और वो क्यों छोड़ा इसको समझिए। अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा था जज की मर्जी पे? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जज सारे अंग्रेज होते थे, तो उनकी इच्छा होती थी भाई इनको सावरकर को काला पानी देना है, तो सब ठीक है भाई, जज को बोल दिया इसको काला पानी दे दो। उन्होंने कानून इस तरीके से बनाया कि जज जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे बेल दे दे, जिसको चाहे जेल कर दे, जिसको चाहे आजीवन कारावास कर दे, जिसको चाहे 1 साल 2 साल के लिए माफी कर दे। वही कुछ दिन पहले देखिए सिद्धू के मामले में क्या हुआ था। सिद्धू के मामले में नीचे से सजा हुई, ऊपर सजा पलटी, सुप्रीम कोर्ट से फिर माफी हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया। ऐसा कानून चाहिए क्या? अरे कानून क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, सीधे एक एक बात उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर ये होगा तो ये सजा होगी, उसमें जज की मर्जी नहीं होगी। कानून इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वकील चाह के भी, बड़ा से बड़ा वकील चाह के उसको हिला ना पाए और जज चाह के भी उसमें अपने मन से कुछ न कर पाए। ऐसा कानून चाहिए और बनाया है। अमेरिका ने कानून बहुत क्रिस्टल क्लियर बनाया हुआ है। सिंगापुर में बड़े क्रिस्टल क्लियर कानून है, चाइना में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कानून है, वेल डिफाइंड कानून है, एग्जाम्पल दे दे के डिफाइन किया हुआ है। हम क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास
सैकड़ों की संख्या में फॉर्मर एडवोकेट जनरल है, सैकड़ों की संख्या में बहुत अच्छे फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, जो पैसा भी नहीं लेंगे, फ्री में हमारे और मेरे जैसे आदमी फ्री में काम करने के लिए तैयार बैठे हुए। बहुत अच्छे ईमानदार मेहनती रिटायर्ड जज भी हैं, रिटायर्ड जो है लॉ के प्रोफेसर्स भी हैं, रिटायर्ड मेहनती ईमानदार रिटायर्ड आईएएस रिटायर्ड आईपीएस भी हैं। हम उनकी अगर मदद लें तो मात्र 1 साल में 1950 के पहले बने सारे कानूनों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, अब आप भी ये आप तय कर लीजिए। भाई आप ये बताइए, जिस तरीके का जिहाद भारत में है, जिस तरीके का मजहबी उन्माद भारत में है, वो अमेरिका में क्यों नहीं है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा देशभक्त हैं? जिस तरीके का जिहाद, अराजकता, कालाधन, भ्रष्टाचार भारत में है, उतना चीन में क्यों नहीं है? क्या चीन के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा देशभक्त हैं? जिस तरीके का जिहाद भारत में फैला हुआ है, फैल रहा है, वैसा सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक सीमेंट बालू सरिया अच्छा नहीं होगा घर अच्छा नहीं बनेगा। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हम इसके पहले कई बार इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या करूं, विषय वही है, चूंकि मूल कारण समस्याओं का वही है, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। आपको लगता होगा बार बार कानून की बात कर रहे हैं, बार बार कानून की। अरे जब कानून ही मूल कारण है तो कानून की बात करूंगा ना, चुप तो नहीं बैठ सकता। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इतनी शक्ति दे दे कि वो आतंकवादी का मुकदमा वापस ले ले। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम केस में, सेम सेक्शन में, सेम धारा में वही जज एक आदमी को बेल दे दे, एक आदमी को जेल दे दे। आपको याद है सिंपल धाराओं में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी कितने दिन जेल में थे? कभी सोचा आपने? जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब तक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। और एक बात और समझ लीजिए, हम जिस गति से विकास कर रहे हैं उससे कई गुना तेजी के साथ विनाश कर रहे हैं, कई गुना तेजी के साथ विनाश की तरफ जा रहे हैं। आपको शायद ये बात गलत लग रही होगी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। पर्शिया को ईरान बनने में 100 साल लगा था, कैके को पेशावर बनने में 100 से 125 साल लगा था, गंधार को अफगानिस्तान बनने में 100 साल लगा था, तक्षशिला को रावलपिंडी बनने में भी लगभग 100 से 110 साल लगा था। 55 ऐसे देशों का मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है जो 100 साल में खत्म हो गए, वहां की संस्कृति खत्म हो गई, कन्वर्ट हो गए लोग वहां के। और ये भारत में इसलिए कठोर कानून नहीं बन रहा है कि लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। नेता तो इसमें बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको टिकट चाहिए विधायक का, सांसद का। उनको लगता है अगर मैंने बोल दिया पार्टी आला कमान मुझे टिकट नहीं देगा। आम जनता अपने रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त है, वो सुबह 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसको अपना घर चलाना है, उसके पास समय नहीं है। ये मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, यही इस मामले को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कठोर कानून की बात नहीं करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे। उनको लगेगा कि पार्टी आला कमान नाराज हो जाएगा, मेरा टिकट कट जाएगा, मेरा राज्यसभा टिकट कट जाएगा, लोकसभा टिकट कट जाएगा। और मैं इसका भुक्तभोगी हूं, बता रहा हूं आपको। हमारे देखते ही देखते
जिनको ABCD नहीं आती थी, वो भी विधायक, सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और मंत्री बन गए। और मैं पॉलिटिकल खामियाजा भुगत रहा हूं सच बोलने का, कड़वा सच बोलने का। सांसद तो छोड़िए, मैं तो सरकारी वकील भी नहीं बना। मंत्री छोड़िए, विधायक भी नहीं बना, सरकारी वकील तक नहीं बना। तो ये सच। और ये क्यों? क्योंकि इस देश में जो जनरली जो कानून बनता है वो वोट और नोट के लिए बनता है। कानून बनाया भी जाता है या तो जब वोट का फायदा दिखाई पड़े या नोट का फायदा दिखाई पड़े। कानून खत्म भी किया जाता है जब वोट का फायदा दिखाई पड़े या नोट का फायदा दिखाई पड़े। अंग्रेजी कानूनों को बदलने के लिए लोग सड़क पे उतर ही नहीं रहे। कोई मर्डर हो जाएगा, एक दिन हंगामा करेंगे, 2 दिन हंगामा करेंगे, चर्चा करेंगे, टीवी डिबेट करेंगे, कुछ लोग फंडिंग कर देंगे, डोनेट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन कभी ये नहीं खुल के कह रहे हैं कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 साल बीत गए, हम अंग्रेजी कानूनों को क्यों ढो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अंग्रेजी कानूनों को अगर खत्म कर दिया जाए, यानी 1950 से पहले के बने सारे कानूनों को अगर हम खत्म कर दें, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके पहले के बने हम सारे कानूनों को खत्म कर दें और उनके स्थान पे अच्छे कानून बना दें, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, अलगाववाद भी कम होगा, कालाधन भी कम होगा, हवाला भी कम होगा, माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा। कठोर कानून बना दें तो तानाशाही बंद हो जाएगी नेताओं की। कठोर कानून बना दें तो जज मनमर्जी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। जो कानून लिखा रहेगा कानून में, जब कानून क्रिस्टल क्लियर होगा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर बेल होगी तो सबको होगी और जेल होगी तो सबको होगी। ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े वकील आ गए तो बेल दे दिया, छोटे वकील आए तो जेल कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आज ऐसे हो रहा है। कानून इतना ज्यादा घटिया है अंग्रेजों ने जो बनाया था कि जिसको मन चाहे, दिग्गज वकील आ गए 10 लाख रुपए फीस लेने वाले तो बेल हो गई, छोटे वकील आ गए तो जेल हो गई। और ये कानून अगर अच्छा होता तो आप इस बात समझिए ना, अगर ये कानून अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। ये जो 1860 का इंडियन पिनल कोड आज चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है, अगर ये अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। इस देश में टॉर्चर किसने किया? अंग्रेजों ने किया। गोली किसने चलवाया? अंग्रेजों ने। कोड़े कौन मरवाता था? अंग्रेज। डंडे कौन मारता था? अंग्रेज। किसी अंग्रेज को सजा तो नहीं हुई ना। जलियांवाला बाग में इतने लोगों को भुनवा दिया था, सजा तो नहीं हुई उनको। ये कानून अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था और वो चल रहा है। इसलिए आज भी जज जिसको चाहे उसको छोड़ दें, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। जिसको मन चाहे जो कह दें, जिसको मन चाहे जो बोल दें, कोई जिसको मन चाहे जेल कर दें, जिसको मन चाहे बेल कर दें, जिसकी मन चाहे सजा माफ कर दें, जिसको मन चाहे उसको सजा पूरी कर दें। ईमानदार जज होंगे सजा हो जाएगी, नहीं ईमानदार होंगे, स्वाभाविक सी बात है क्या हो रहा है, कितने सारे दोषी छूट जाते हैं, ये सबको पता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रोज रोज एक एक बात पे हम चर्चा करें, एक एक बात पे हम रोज, कभी हम कन्हैया के लिए फेसबुक ट्विटर पे लिखें, कभी इनके लिए लिखें, कभी कमलेश तिवारी के लिए लिखें, कभी अंकित शर्मा के लिए लिखें, कभी रिंकू शर्मा के लिए, कभी दिलवर नेगी के लिए लिखें, कभी रामलिंगम के लिए लिखें, कभी रमेश के लिए लिखें, कभी सुरेश के लिए लिखें। ये कब तक चलेगा? 90% हिंदू जो 1947 में थे 78% हो गए, 12% कम हो चुके हैं। और देश में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। अगर अभी भी नियम कानून के लिए आप एकमत नहीं होंगे, अभी भी आप अपने जो पार्टियों का भय रहता है उस भय से बाहर नहीं आएंगे और खुल के नहीं बोलेंगे हमको पुलिस रिफॉर्म चाहिए, हमको जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, हमको अच्छे कानून चाहिए, तो दिनों दिन स्थिति और खराब होगी। और एक बात और याद रखिए, जब अराजकता फैलेगी ना तो कोई नेता बचाने नहीं आएगा। तालिबानियों ने जब कब्जा किया था तो जो अफगानिस्तान के सांसद, विधायक, राष्ट्रपति थे वो पहले भाग गए थे। 1947 में जब कत्लेआम शुरू हुआ कराची में, लाहौर में,
इस्लामाबाद में, तो वहाँ कोई नेता बचा नहीं। जितने बड़े लोग थे पहले भाग आए। मनमोहन सिंह जी चले आए, आडवाणी जी चले आए, इंद्र कुमार गुजराल चले आए, पृथ्वीराज कपूर चले आए, लाला अमरनाथ चले आए, ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन साहब वो चले आए थे, गुलजार चले आए थे, मिल्खा सिंह, सब लोग चले आए थे। बचा कौन था वहाँ पे? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। क्योंकि जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग होता है उसको अपनी जमीन से, अपने दुकान से, अपने मकान से, अपने घर से, खेत खलिहान से बहुत लगाव होता है, वो छोड़ के भागता नहीं है। जो एलिट क्लास होता है, संभ्रांत वर्ग होता है, उसको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, अपनी जिंदगी वो अपनी जान बचा के भाग लेता है। उसको पता है कि अगर कोई बात नहीं, हम कहीं फिर से हम अपना मकान दुकान फिर बना लेंगे, जान बची रहेगी तो हम फिर से अपना जो है फिर से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो जितने संपन्न थे वो तो भाग आए। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का राज हुआ, जितने एलिट क्लास के थे, संपन्न थे, सब भाग गए। लंदन भाग गए, कनाडा भाग गए, कहीं कोई भाग गया, कहीं कोई भाग गया। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भी हुआ था, जो एलिट क्लास के थे सब भारत भाग आए। बच्चे बेचारे वहां पे वो मध्यम वर्ग, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप आज के देश में सब कन्वर्ट हो गए। आप अच्छी तरीके से सोचना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कड़वा सच बोलता हूं, उसका खामियाजा भी भुगत रहा हूं, राजनीतिक नुकसान भी झेल रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि किसी न किसी को तो भगत सिंह का रोल निभाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो दीनदयाल जी का रोल निभाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरीके सच के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र का अंतिम हश्र क्या हुआ। मैं ये भी जानता हूं दीनदयाल जी का अंतिम किस तरीके से उनके साथ उनका अंतिम हश्र क्या हुआ था, श्यामा प्रसाद जी का अंतिम हश्र क्या हुआ था। फिर भी मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूं। अगर आप लोग जागोगे तो शायद बदलाव होगा, नहीं जागोगे, आप सोचो कि हम केवल फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। होगा तो जो बदलाव होना है वो 3 जगह से होना है: सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट। सब लोग संसद तो जा नहीं सकते, सब लोग सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, लेकिन सब लोग सड़क पे आ सकते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या आप सड़क पे आने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। जिस दिन इस देश के, जहां पे करीब 125 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 120 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। इस 120 करोड़ में से मात्र 12 करोड़ हिंदू अगर सड़क पे आ गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, समान शिक्षा भी लागू हो जाएगी, समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बन जाएगा, धर्मांतर नियंत्रण कानून बन जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, अंग्रेजी कानून बदल जाएंगे। लेकिन वो होगा तभी जब सड़क पे आएंगे। अगर आप सड़क पे आने के लिए तैयार हैं, 1 सप्ताह का समय देने के लिए तैयार हैं, 1 सप्ताह के लिए सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं, तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों का जो रिस्पांस होगा उसी के अनुसार मैं आगे से कोई कार्य योजना बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।